दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे टैक्स रेट की। ठीक है, कौन से टैक्स आपके एप्लीकेबल होंगे इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये रिलेटेड होगा हम लोगों के असेसमेंट ईयर 2022 से लेकर के 23 में। अब देखिए, इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे पिछले वीडियोस तक कवर करा दिए। तो अगर आपने पिछले वीडियोस यहाँ पर नहीं देखे हैं तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हो। उससे देखिए होगा ये कि आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, अब देखिए बात करें इस वीडियो की, तो इसमें हम लोग जो टैक्स रेट डिस्कस करने वाले हैं ये एक तरीके के स्पेशल टैक्स रेट होते हैं। जैसे आपको अगर याद होगा तो मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था जहाँ पर हम लोगों ने इनकम टैक्स स्लैब को डिस्कस किया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एक नॉर्मल टैक्स स्लैब होता है जिसमें हम लोग जैसे होता है ना 2.5 लाख से 2.5 लाख की इनकम पे हम लोगों का नील लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद फिर 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख पे 5%, फिर उसके बाद 20%, ठीक है, उसके बाद फिर 30%। तो ये हम लोगों का एक नॉर्मल टैक्स स्लैब यहाँ पर चलता है। लेकिन क्या होता है कि जो स्पेशल टैक्स रेट होते हैं, जैसे ये कैपिटल गेन का हो गया, एक आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, तो इन सब पे क्या होता है कि अलग से टैक्स रेट यहाँ पर चार्ज किया जाता है। मतलब आपका जो बाकी इनकम होगी वो तो इसके हिसाब से आप पे करोगे, ठीक है, 2.5 लाख 5 लाख पे 20%, उसका 30%, ये अलग चार्ज लगता है। लेकिन जो स्पेशल टैक्स रेट होते हैं इन पे अगर इन केसेस में अगर आपको इनकम हो रही है तो इस पे आपको अलग से यहाँ पर टैक्स पे करना तो पड़ता है, तो वही हम लोगों का कैपिटल गेन में आता है। तो मतलब अगर आपको कैपिटल गेन से यहाँ पर कोई भी इनकम हो रही है तो उस पर आपको अलग से यहाँ पर टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। उसी की हम लोग बात करेंगे कि कितना टैक्स, अगर आपको शॉर्ट टर्म हो रहा है कैपिटल गेन तो आपको कितना पे करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको कितना पे करना है। तो इसकी बात हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रेट ऑफ टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए, जो रेट आपका डिफाइन किया गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए वो कवर होता है अंडर सेक्शन 111A, 111A के अंडर ये डिफाइन होता है। यहाँ पर क्या बोले, पहला पॉइंट देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। कितना रेट लगेगा आपका, यहाँ पर रेट आपका लगेगा 15% इफ एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड ऑन सच ट्रांजैक्शन। तो 15% का टैक्स यहाँ पर हम लोगों का चार्ज होगा कब, अगर आपने मान लीजिए ट्रांसफर किया है। क्या ट्रांसफर किया है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, ठीक है। लिस्टेड का मतलब कि किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड हो। जैसे हम लोगों के पास में 2 स्टॉक एक्सचेंज है ना, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE। तो इन दोनों में से किसी एक में वो लिस्टेड होना चाहिए। मान लीजिए रिलायंस का है, टाटा का है, तो इसको अगर आप मान लीजिए ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपको गेन हो रहा है। और अगर वो शॉर्ट टर्म नेचर का है, ठीक है, शॉर्ट टर्म नेचर का कब होगा, जब आप 12 महीने से कम उसको होल्ड करेंगे। 12 महीने उससे कम अगर आप उसको होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म, अगर उसे ज़्यादा कर लेते हो तो वो लॉन्ग टर्म। ये एक्सेप्शन में आता है। आपको याद होगा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने कैपिटल एसेट डिस्कस किए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कितने टाइम आपको होल्ड करके रखना है किसी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफाइन करने के लिए। इसके बाद देखिए यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। फंड का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप शेयर खरीदते हो एक पर्टिकुलर कंपनी की, मान लीजिए आपने रिलायंस के खरीदे या फिर आपने टाटा के खरीद लिए, तो ये आप किसी एक कंपनी के खरीदते हो। म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये डाइवर्सिफिकेशन कर देता है आपके रिस्क का। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने टाटा का शेयर खरीदा सपोज, ठीक है, अब टाटा की कंपनी अगर डूब गई तो आपका पैसा भी डूब गया। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि कई कंपनीज के शेयर यहाँ पर खरीद करके एक फंड बना देता है, ठीक है, एक फंड यहाँ पर बना देता है। उस फंड में जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं ना, 1 शेयर 2 शेयर, यहाँ पर यूनिट होती है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, इस तरीके से आप खरीदते हो इसको। तो ये क्या होता है, इसमें फंड में अलग अलग कंपनीज के शेयर आते हैं। शेयर भी हो सकते हैं, डेट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। तो ये पूरा फंड होता है, अलग अलग सिक्योरिटीज को मिला करके एक पूरा फंड बनाया जाता है। उस फंड में अलग अलग यूनिट हम लोगों को अलॉट की जाती है। अब देखिए क्या होता है, इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई जो फंड बनाया गया है उस फंड में 65%, ठीक है, 65% या उससे ज़्यादा अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो फिर वो क्या होगा, इक्विटी ओरिएंटेड होगा। इन केस उस फंड में 65% या उससे ज़्यादा अगर डेट सिक्योरिटीज होती हैं तो वो डेट ओरिएंटेड हो जाता है। तो यहाँ पर इसी की बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने ट्रांसफर किया है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो अगर ये 3 चीज़ आपने ट्रांसफर करी ना तो आपको 15% का टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एसटीटी वहाँ पर पे किया हो, मतलब इन केसेस में जैसे आप कभी भी शेयर अगर उसमें डील करते हो कैपिटल के उसमें कैपिटल मार्केट में, तो आपको पता होगा कि जब भी आप शेयर्स या सिक्योरिटीज ट्रांसफर करते हो तो वहाँ पर एसटीटी लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो अगर एसटीटी एप्लीकेबल है, पहली कंडीशन देखिए,
अगर एसटीटी, ठीक है, एसटीटी अगर एप्लीकेबल है, दूसरी चीज़ अगर आपने ट्रांसफ़र क्या किया है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो इसके केस में आपको यहाँ पर 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नाम से। लेकिन इनके अलावा मान लीजिए कोई होता है तो केसेस क्या बन सकते हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है, जहाँ पर या तो एसटीटी आपका एप्लीकेबल ना हो, ठीक है, एसटीटी एप्लीकेबल ना हो, या फिर आपने इनके अलावा कोई और असेट ट्रांसफर किया हो। मान लीजिए आपने घर ट्रांसफर कर दिया अपना, ठीक है, आपने गाड़ी अपनी बेच दी उठा करके, कोई और कैपिटल असेट आपके पास में था वो आपने बेच दिया, तो उस पर क्या होगा, वो आपका नॉर्मल रेट लगता है। नॉर्मल रेट का मतलब है कि जो आपका इनकम टैक्स स्लैब चल रहा है, ठीक है, 2.5 लाख तक की इनकम पे आपका नील हो गया, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख 5%, फिर 20%, 30%, तो वो क्या होगा कि जो भी अदर असेट से आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो आपकी वही नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाता है। मतलब जो आपकी टोटल इनकम आपने निकाली हुई है उसी टोटल इनकम में नॉर्मली वो ऐड हो जाएगा, और बाकी इनकम की तरह हम लोग इस पर टैक्स चार्ज करेंगे। जो भी हमारा स्लैब, जिस स्लैब में हम फॉल कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको पे करेंगे। मतलब अलग से यहाँ पर पे करने की हमको ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि जो ये 15% आपने निकाला है, ठीक है, ये 15% पे आपको यहाँ पर सरचार्ज ही पे करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करती है। दूसरी चीज़, जो आपका टैक्स है, ठीक है, टैक्स और प्लस अगर मान लीजिए आपने सरचार्ज पे किया है तो इस पे आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी यहाँ पर पे करेंगे। मान लीजिए अगर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है तो जो टैक्स आप पे कर रहे हो इसी टैक्स पे आपका लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, ये आपका अलग से एडिशन में लगेगा। मतलब इनकम पे भी लगता है, जो बाकी अदर हेड की इनकम होगी उस पर भी लगेगा, और आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा इस पर भी यहाँ पर ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अंडर सेक्शन 111A, तो वो बोलता है कि 15% का आपका टैक्स यहाँ पर लगेगा अगर आपने ट्रांसफर किया क्या, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और यहाँ पर क्या है, एसटीटी आपका एप्लीकेबल अगर है। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉर्मल रेट, अगर कोई और एसेट ट्रांसफर किया तो नॉर्मल रेट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि कितना रेट ऑफ टैक्स आपका लगेगा इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपके 2 सेक्शन होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी एसटीसीजी जब बात करी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की हमने जब बात करी, तो इसमें सिर्फ 111A था, ठीक है। 111A में हम लोगों का भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, उसके बाद यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये इसी में आता है। देखिए, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो 111 है ये आपका इसको कवर करता है सिर्फ ये, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और जाएगा तो वो नॉर्मल असेट की तरह, मतलब नॉर्मल रेट पे वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। 111 सिर्फ इनकी बात करता है कि अगर आपके ये वाले असेट होंगे तो आपका 15% का लगेगा। तो यहाँ पर एक ही आपका सेक्शन दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म में हम आते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास में 2 सेक्शन होते हैं, एक होगा 112A और एक होता है 112, ठीक है। 2 सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 112 क्या बोल रहा है, 112A क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेम वही जो भी हम लोगों ने 111A में देखा, जो हम लोगों ने 111A में देखा था वही सेम चीज़ 112A बोलता है, लेकिन रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर अलग हो जाता है। देखिए क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, वही जो हमने अभी 111A में देखा, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो अभी हम लोगों ने 111A में देखा, और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो इनको अगर आप ट्रांसफर करते हो और अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपके हैं तो आपका रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा, 10% का लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। विदाउट इंडेक्सेशन का मतलब है कि यहाँ पर इंडेक्सिंग आप नहीं कर पाओगे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। मैंने आपको जब हम लोगों ने वो पढ़ी थी इंडेक्सिंग वाला, हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके अंडर सेक्शन 112A के अंदर दिए हुए हैं असेट आपके, उन पे आप इंडेक्सिंग नहीं करते हो, ठीक है। डिबेंचर्स पे एक तो इंडेक्सिंग नहीं होती, उसके बाद फिर इस पे नहीं होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर हैं या फिर वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, तो उन पे आप कर सकते हो इंडेक्सिंग। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि 10% का लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। इसके आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ कैपिटल गेन एक्सीड्स ₹1 लाख एंड इफ एसटीटी हैज बीन पेड ऑन सच ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन बोल रहे हैं। पहली कंडीशन है, एक तो एसटीटी आपकी एप्लीकेबल होनी चाहिए। एसटीटी तो खैर एप्लीकेबल होती है जब आप लिस्टेड इक्विटी शेयर यहाँ पर ट्रांसफर करो तो वो एसटीटी एप्लीकेबल होती है। दूसरी कंडीशन देखिए क्या बोले, इनकम जो है आपकी, ये जो कैपिटल गेन आपका है वो एक्सीड करना चाहिए 1 लाख रुपए तक का। इसका ये मतलब है कि आपका जो कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इससे अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो 1 लाख रुपए तक गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया,
ठीक है। इसीलिए देखिए लोग कहते हैं कि जब भी आप शेयर्स खरीदें या कोई खरीदें तो आप उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखिए, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होते ही क्या होता है कि आपका जो कैपिटल गेन, अगर मान लीजिए आप उसको 1 साल बाद ट्रांसफर करोगे, ठीक है, मान लीजिए आपने 1.5 साल बाद उसको ट्रांसफर किया और आपका जो वो हो रहा है कैपिटल गेन हो रहा है, वो सपोज यहाँ पर हो रहा है 95,000 का, तो 95,000 आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई टैक्स आपको यहाँ पर पे करने की इस पर जरूरत नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट ने यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो अगर 1 लाख रुपए तक का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो ये आपका एग्जेम्प्ट है। इसको एक्सीड करेगा जितना, मान लीजिए कि आपको 1,05,000 रुपए का यहाँ पर कैपिटल गेन हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट, बचा हुआ जो 5,000 होगा उस पर आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो टैक्स आप कितना पे करोगे, एट द रेट ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन। विदाउट इंडेक्सेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, इंडेक्सिंग आप नहीं करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। उसके बाद लास्ट में वही सेम चीज़ है, सरचार्ज आपका एप्लीकेबल होगा और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का एडिशन में आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप ये 5,000 पे टैक्स पे कर रहे हो, 10% का ये टैक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस इसी 10% पे आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से लगेगा 4% का। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली सेक्शन 112A की, ठीक है। सेम वही चीज़ है जैसे आपने सेक्शन 111A में देखा, जो चीज़ सेक्शन 111A में 15% थी वही सेक्शन 112 है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए है तो वो वहाँ पर 10% हो गया विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। और 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर एग्जेम्पशन भी हमको मिल गया। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। अगर आपने 1 साल के पहले कोई भी अपने इसको शेयर्स को अगर ट्रांसफर कर दिया तो जो भी आपका वहाँ पर कैपिटल गेन हो रहा है उस पर पूरे के पूरे पे आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप यहाँ पर कोई भी आपकी एग्जेम्पशन लिमिट दी हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आप शेयर होल्ड कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करो, ताकि आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन मिल जाए। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 112 की। अब देखिए सेक्शन 112 में क्या दिया हुआ है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात करी थी, जितने भी लिस्टेड इक्विटी शेयर होंगे या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट, तो इस पर तो 10% लग गया। इनके अलावा देखिए क्या होता है, इनके अलावा देखिए जितने भी असेट हम लोगों के बचते हैं, ठीक है, कोई भी असेट अगर होगा तो उस पर क्या होता है, उस पर 20% का टैक्स यहाँ पर लगता है विद इंडेक्सेशन। यहाँ पर होता है आपका विद इंडेक्सेशन, मतलब आप उसकी इंडेक्सिंग आराम से कर सकते हो। मतलब आप समझो ना, लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट, इस पे तो 10% का लगा। इसके अलावा जितने भी हम लोगों के एसेट बचते हैं उन पे हम लोगों का लगेगा 20%। जैसे शॉर्ट टर्म में हमने देखा था, जितने भी एसेट हम लोगों के बच रहे थे इनको छोड़ करके, ये तो 111 ने कवर कर लिया, इसको छोड़ के जितने भी बच रहे थे वो हम लोगों के नॉर्मल रेट पे लग रहे थे। मतलब जो हम लोग जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में फॉल करेंगे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर पे करेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर क्या है, 112 ने जितने भी अदर एसेट बच रहे हैं उन पे नॉर्मल रेट नहीं बताया। उसने कहा कि नॉर्मली आप क्या पे करोगे, 20% यहाँ पर पे करोगे अगर आपका किसी और एसेट से इनकम हो रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको किसी और एसेट से यहाँ पर हो रहा है तो आप 20% यहाँ पर पे करोगे। लेकिन इसमें कुछ और केसेस डाल दिए। देखिए यहाँ पर क्या बोले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब अदर एसेट पे आपका 20% पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे हो रहा है, ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। अब लिस्टेड सिक्योरिटीज में आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर्स भी आ जाता है, ठीक है, और बाकी भी जितने भी लिस्टेड शेयर्स हम लोगों के होंगे, लिस्टेड डिबेंचर्स हो गए, लिस्टेड बॉन्ड्स हो गए, ये सब भी हम लोगों के यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिट नहीं आएगी, ठीक है, जो हमने अभी यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या ये डेट ओरिएंटेड फंड की बात करी, ये यूनिट यहाँ पर नहीं आएंगी, इसकी बात यहाँ पे की गई। मतलब फंड का कोई भी पार्ट यहाँ पर नहीं आएगा। और जीरो कूपन बॉन्ड, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें नॉर्मली हम लोगों का क्या लग रहा था, 10% लग रहा था विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन यहाँ पर 20% भी आप पे कर सकते हो विद इंडेक्सेशन। जो भी आपका कम निकल करके आ रहा हो उस पर आप आराम से पे कर सकते हो। ये ऑप्शन एक गवर्नमेंट ने और दे दिया है। देखिए कहने का मतलब ये है कि अदर एसेट में आपका 20% पड़ेगा, लेकिन अगर उन्हीं अदर एसेट में अगर आपको मान लीजिए लिस्टेड सिक्योरिटीज या फिर जीरो कूपन बॉन्ड से कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर आपको 2 रेट दिए हुए यहाँ पे। तो आप 10% भी पे कर सकते हो और आप 20% भी पे कर सकते हो, आपकी मर्जी। 10% पे अगर दोगे तो विदाउट इंडेक्सेशन वही 112A वाला हम लोगों का लग जाएगा, और अगर 20% पे करोगे तो आपका विद इंडेक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, और जो भी इसमें से कम होगा उस पर आप आराम से टैक्स पे कर दो। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा कि किस पे आपको कम टैक्स पड़ रहा है। तो ये आपके ऊपर होता है, मतलब जो असेसी पे कर रहा है उसके ऑप्शन पे होता है कि वो विद इंडेक्सेशन देना चाहता है कि विदाउट इंडेक्सेशन यहाँ पर पे करना चाहता है। और इसके बाद मान लीजिए कि अदर एसेट में और एक बच गए। अगर मान लीजिए कि आपको अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी से अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनीज के लिए कितना है, 10% विदाउट इंडेक्सेशन, और अदर एसेसीज के लिए कितना है, 20% विद इंडेक्सेशन। अब अगर आप यहाँ पर देखें
तो जो कोई भी मतलब नॉर्मल एसएससी है, ठीक है, मान लीजिए इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, ठीक है, रेजिडेंट है इंडिविजुअल उसमें इंडिया में, तो उनके लिए क्या बोल रहे हैं कि अदर एसेट में उनका नॉर्मल रेट, अगर आपसे कोई पूछता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना रेट ऑफ टैक्स पड़ता है, तो आप बोलोगे कि लिस्टेड इक्विटी शेयर से अगर मुझे वो हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, या फिर बिजनेस ट्रस्ट को ट्रांसफर करके, तो मैं दूंगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन अगर मुझे किसी और एसेट से हो रहा है तो मेरा नॉर्मली पड़ता है 20%। बस बात खत्म यहाँ पे। इसके बाद वो जो आगे की कंडीशन आती है वो अलग चीज़ होती है कि लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि 10% ही पे कर सकते हो, 20% ही पे कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रांसफर करी या फिर शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनीज ट्रांसफर किए, तो उसमें भी अगर आप नॉन रेजिडेंट हो या फिर फॉरेन कंपनी हो तो 10%, और अगर आप अदर एसएससी हो तो आपको 20% यहाँ पर देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका 20% ही यहाँ पर पड़ता है, घुमा फिरा के, कान पकड़ के इधर से उधर। और यहाँ पर आपका वही सरचार्ज पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4%, और सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा तो वो भी आपको पे यहाँ पर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि कितना रेट ऑफ टैक्स हम लोगों का पड़ेगा। अब देखिए एक कंडीशन इसमें और आती है कि रिलीफ यहाँ पर दिया गया है। ये जो रिलीफ है ये मिलता है सिर्फ किसको, रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ को, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट अगर है वो, या फिर अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट है वो, तो इनको यहाँ पर एक और रिलीफ यहाँ पर उसने सरकार ने दिया हुआ है। क्या है रिलीफ, देखते हैं चलिए। यहाँ पर ये बोल रहे हैं अगर मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टोटल इनकम आपने निकाली, तो टोटल इनकम जो आपने निकाली है उसको में उसमें अगर एक्सक्लूड कर दें आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये चीज़ जो है वो आपकी लेस हो जाए एग्जेम्पशन लिमिट से। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी जो टोटल इनकम थी, टोटल इनकम में आपकी सपोज यहाँ पर 2,40,000 आपकी आ रही थी, मतलब 4 हेड जो आपके मिलाया आपने, उन 4 हेड से आपकी इनकम हो रही थी 2,40,000। कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आपको हुआ था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ था मान लीजिए यहाँ पे 50,000 रुपये का। तो यहाँ पर ये देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे कि अगर मान लीजिए कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आपकी टोटल इनकम जो है एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आप इसको टोटल कर दोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 2,90,000, ठीक है। आपको टोटल कितना मिला, 4 हेड हो गए ये, और ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब टोटल 5 हेड हमारे पास में हो गए। तो 2,40,000 ये और 50,000 रुपये ये, तो ये टोटल मिला के हो रहा है 2,90,000 रुपये। लेकिन अगर हम इसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एक्सक्लूड कर दें तो मतलब ये हमारी कितनी हो गई, 2,40,000 रुपये, ये हो गई 2,40,000 रुपये टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है एक नॉर्मल इंडिविजुअल की, मतलब 60 साल से जो कम है, अगर कितने इनकम तक उसको टैक्स यहाँ पर नहीं देना है, तो यहाँ पर होता है 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख तक का मैंने आपको पहले ही बताया कि 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती। तो अगर यहाँ पर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन लिमिट से कम होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टोटल इनकम इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि 2,90,000 माइनस एग्जेम्पशन लिमिट। एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000, और बैलेंस आपका कितना आएगा, 2,90,000 माइनस 2,50,000, तो ये आपका निकलेगा 40,000 रुपये। तो ये 40,000 रुपये पे आपको देना है कितना, 15% का टैक्स, ठीक है। अब ये 15% का टैक्स आपका कहाँ लग रहा है, अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है, ठीक है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट, तो इसमें आपको 15% का देना है, लेकिन ये 40,000 पे देना है। लेकिन आपको एक्चुअल में देखिए कितना हो रहा था, 50,000 का हुआ था, लेकिन आपको पेमेंट कितने पे करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये में यहाँ पर पेमेंट आपको करना पड़ा। सेम यही चीज़ उसमें भी लॉन्ग टर्म में भी होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो टोटल इनकम आप चेक करोगे, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर ये एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो फिर क्या करेंगे आप, टोटल इनकम टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वही 2,90,000, इस बार शॉर्ट टर्म की जगह आप लॉन्ग टर्म कर दो उसको, तो 2,90,000 माइनस 2,50,000, तो ये बैलेंस आपका जो निकलेगा वो कितना होगा, बैलेंस पे आप पे करोगे 10% या फिर 20%। आपको देखना पड़ेगा कि अदर एसेट से हो रहा है, अदर एसेट से अगर हो रहा है तो 20%, अगर आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर और ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड से अगर आपको हो रहा है तो फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन, तो ये हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर ये एक्सीड कर जाता है तो फिर आप जितनी पूरी की पूरी आपकी 50,000 रुपये आई थी, उस पूरे के पूरे 50,000 रुपये पे आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, तब बैलेंस वाली कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो रिलीफ है ये सिर्फ किसको मिला है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को यहाँ पर दिया गया। और कुछ कंडीशन इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आप टैक्स यहाँ पर पे कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको मैंने तरीका बताया था टोटल इनकम निकालने का, जो 5 हेड आपको दिए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए सैलरी हो गया, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हो गया, फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल गेन आ गया, पीजीबीपी हो गया, उसके बाद फिर अदर सोर्सेज हो गए, ये करके आप निकालते हो जीटीआई।
GTI के बाद आप क्या करते हो, इसमें से डिडक्शन हटाते हो, डिडक्शन फ्रॉम 80C टू 80U, ठीक है। जितने भी हम लोगों को डिडक्शन दिए 80C से लेकर के 80U के बीच में, वो आप यहाँ से लेस करते हो। उसके बाद आपकी आती है टोटल इनकम, और इस टोटल इनकम पे आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो बाकी हेड हैं, कैपिटल गेन को यहाँ से हटा दीजिए, जो बाकी हेड हैं उनमें तो हमको 80C से लेकर के 80U की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन कैपिटल गेन अगर आपको हो रहा है तो कैपिटल गेन में आप यहाँ पर डिडक्शन लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिडक्शन यहाँ पर आपको सिर्फ जो ये बाकी के हेड होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, PGVP और अदर सोर्सेज, तो इनमें आपको मिलती है। लेकिन आपको जो कैपिटल गेन अगर हो रहा है तो उस कैपिटल गेन में आप डिडक्शन यहाँ पर लेस नहीं कर सकते फ्रॉम 80C से लेकर के 80U के बीच में जितने भी डिडक्शन आपको दिए गए हैं। इसके बाद देखिए एक और प्रोविजन आता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो होता है, देखिए रिबेट और डिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लीजिए पहले। जैसे हम लोगों ने अभी डिडक्शन देखा 80C से लेकर के 80U में जो दिए, तो डिडक्शन जो होता है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से कम होता है। जैसे हम लोगों ने GTI निकाली, उस GTI में से हमने डिडक्शन लेस किया, और डिडक्शन लेस करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर टोटल इनकम मिली। तो टोटल इनकम जो मिली हम लोगों को, उस पर हम लोगों ने क्या किया, टैक्स चार्ज किया। अब डिफरेंस ये है कि जो डिडक्शन होता है वो आपकी इनकम से लेस होता है, लेकिन रिबेट जो होता है वो आपके यहाँ पर टैक्स से कम होता है। जो टैक्स आपने यहाँ पर टोटल इनकम में निकाला, सपोज यहाँ पर आपने 15,000 रुपये यहाँ पर टैक्स निकाला कि 15,000 रुपये आपको पे करना है। इन केस मान लीजिए कि आपको 2,000 रुपये का रिबेट मिल गया, एक तरीके का डिस्काउंट आपको मिल गया, तो 2,000 रुपये आप इसमें से टैक्स में से लेस करोगे, और आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 13,000 रुपये के टैक्स की आपको पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। मतलब 15,000 नहीं, अब आपको पेमेंट कितनी करनी है, 13,000 रुपये की करनी। तो रिबेट जो होता है वो हम लोगों के टैक्स में से मिलता है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A की जब हम बात करते हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A की जब हम बात करते हैं, तो ये बोलता है कि अगर आपकी इनकम जो है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, ठीक है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम आ रही है, तो उस केस में आप रिबेट ले सकते हो अपने जो टैक्स पे किया है वो, ठीक है, जितना भी टैक्स मतलब आपको पेमेंट करना है वो, या फिर मैक्सिमम आप 12,500 रुपये तक का टैक्स यहाँ पर रिबेट क्लेम कर सकते हो। सपोज यहाँ पर हम लोगों ने जो टैक्स निकाला वो 15,000 रुपये का निकाला, ठीक है। अब या तो 15,000 रुपये या तो 12,500 रुपये, इन दोनों में से जो भी लेस होगा उसका पेमेंट यहाँ पर, उसका मतलब रिबेट हम लोग यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 15,000 रुपये और 12,500 रुपये, इन दोनों में से लेस कौन सा है, 12,500 रुपये। तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, 12,500 रुपये का मिल जाएगा। इसका मतलब पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 2,500 रुपये की हम लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा केस ले लेते हैं, मान लीजिए आपने जो टैक्स निकाला वो यहाँ पर निकाला 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये और यहाँ पर 12,500 रुपये, इसका आपको मिलेगा। इन दोनों में से जो भी लेस होगा, तो जितना टैक्स आपको पे करना था उतना ही एग्जेम्पशन आप यहाँ पर, उतना ही रिबेट क्लेम कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कितना रिबेट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का। ऐसा थोड़ी करोगे कि 10,000 में से 12,500 रुपये माइनस करो और ये कहो कि अब ये सरकार मुझे देगी, मैं नहीं दूंगा सरकार को 2,500 रुपये का, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो 10,000 रुपये का आपको टैक्स पे करना था, आपको रिबेट मिली थी 10,000 रुपये या 12,500 रुपये, इन दोनों में से जो भी लेस होगा तो आपको मिल गया 10,000 रुपये। तो 10,000 में से आपने 10,000 माइनस किया, यानी कि अब आपका टैक्स कितना निकला, नील निकला। इसका मतलब आपको कुछ पेमेंट नहीं करना, जीरो टैक्स आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि सेक्शन 87A रिबेट किस तरीके से आपको देता है। अब देखें, जब आपको कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है, उस कैपिटल गेन पे जितना भी टैक्स आप कैलकुलेट करोगे, उस टैक्स पे आपको कोई भी रिबेट यहाँ पर नहीं मिलेगा, कोई भी रिबेट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। बाकी के हेड जितने भी है उनकी टोटल इनकम से आप यहाँ पर रिबेट क्लेम कर सकते हो, लेकिन कैपिटल गेन के टैक्स पे आपको कोई भी क्लेम यहाँ पर रिबेट का नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हमको डिडक्शन नहीं मिले, उसी तरीके से हमको यहाँ पर इसकी रिबेट की फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कितना रेट ऑफ टैक्स हम लोगों का लगेगा, कौन कौन से प्रोविजन इसमें होंगे, किस तरीके से हम लोगों को रिलीफ यहाँ पर मिलेगा अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर रेजिडेंट HUF है तो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कोई भी तरीके का आपका डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर पिछले जितने भी वीडियोस थे उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे हम लोग और भी जो बचे टॉपिक हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।